हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल एथर नेहा कश्यप -1F पे आप सभी का स्वागत है। बच्चों का, बड़ों का, वृद्धों का। आज हम करने वाले भोजन के घटक के चैप्टर की एक्सप्लेनेशन। आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आएगी। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पिछली कक्षा में हमने उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी जिन्हें हम खा पाते हैं। भारत के विभिन्न भागों में खाए जाने वाले भिन्न भिन्न व्यंजनों के बारे में भी हमने बताया था तथा इन्हें मानचित्र में अंकित किया था। एक प्रकार के भोजन में चपाती, दाल और बैंगन का भरता हो सकता है, तो दूसरे में चावल, सांभर तथा भिंडी हो सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य भोजन में अप्पा, मछली तथा सब्जियां हो सकती हैं। क्रियाकलाप 1। आमतौर पर हमारे आहार में अन्न से बना कम से कम एक व्यंजन होता है। दूसरे खाद्य पदार्थ में तो नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं। विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों के कुछ सामान्य भोजन दे रखे हैं और अभी हम इसके ऊपर स्क्रॉल करके पढ़ेंगे क्या क्या चीज़ें हैं। तो बच्चों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पढ़ते हैं। दाल या मांस का कोई व्यंजन तथा सब्जी हो सकती है। इसमें दही, मट्ठा तथा अचार भी शामिल हो सकते हैं। इस तरह के आहार के कुछ उदाहरण सारणी 1.1 में दिए गए हैं। इस सूची में कुछ अन्य व्यंजन जोड़िए तथा इस सारणी को पूरा कीजिए। कभी कभी हम अपने भोजन में वस्तुतः इन सभी व्यंजनों को नहीं ले पाते। यदि मात्रा में हो तब वहीं खा लेते हैं जो रास्ते में उपलब्ध हो, और हम में से कुछ लोगों के लिए संभव नहीं हो पाता कि इस तरह के विविध व्यंजन हर समय खा सकें। अगला हमारा 1.1 विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ क्या होते हैं। तो हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है जो हमें पात पोसे। तो यहाँ पे कुछ बेटा पढ़ लेते हैं। जैसे क्षेत्र पंजाब और आंध्र प्रदेश। अन्न का व्यंजन मक्के की रोटी, चावल। दाल मांस का व्यंजन राजमा, अरहर की दाल तथा रसम चारू। सब्जियां होती है सरसों का साग, कुंदरू। अन्य व्यंजन दही, घी, मट्ठा, घी, अचार बेटा। एंड नीचे आते हैं, थोड़ा सा और स्क्रॉल करते हैं, चैप्टर को पढ़ते हैं आगे। तो बेटा वीडियो को इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। एंड इसके आगे, यह जंतुओं से मिलते हैं। इस कच्चे सामग्री के संगठक क्या हैं। इस कच्चे सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं जो हमारे भोजन के मुख्य पोषक होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश तथा जल भी शामिल होते हैं जिनसे हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। क्या सभी खाद्य पदार्थों में ये सभी पोषक उपलब्ध होते हैं। कुछ साधारण विधियों से हमें यह जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन सा एक या एक से अधिक पोषक उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के परीक्षण अन्य पोषकों के परीक्षणों की अपेक्षा सरल है। इन परीक्षणों को करने के लिए आपको आयोडीन, कॉपर सल्फेट तथा कॉस्टिक सोडा विलयनों की आवश्यकता होती है। आपको कुछ परख नलियों तथा एक ड्रॉपर की भी आवश्यकता होती है। इन परीक्षणों को पके हुए भोजन तथा कच्ची सामग्री पर करें। इन परीक्षणों से प्राप्त परीक्षणों की सारणी 1.2 में दर्शाए गए तरीके से लिख सकते हैं। इस सारणी में कुछ खाद्य पदार्थ दर्शाए गए हैं। अपना परीक्षण इन पर या अन्य किसी उपलब्ध खाद्य पदार्थ पर कर सकते हैं। इन परीक्षणों को सावधानी से कीजिए और किसी भी रसायन को खाने या चबाने का प्रयास कीजिए। यदि आवश्यक विलयन तत्काल उपलब्ध नहीं है तो आपके अध्यापक निम्न विधि में उन्हें तैयार कर सकते हैं। आइए विभिन्न खाद्य पदार्थों की जांच करके देखें कि किसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट जैसे कि मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। अब थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करके पढ़ेंगे चैप्टर को। साइड का, आयोडीन पर तनु विलयन बनाने के लिए जल से आधी भरी परख नली में कुछ बूंदें टिंचर आयोडीन की मिला दें। कॉपर सल्फेट विलयन 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से बन जाता है। 100 मिलीलीटर जल में 10 ग्राम कॉस्टिक सोडा घोलने से हमें अभीष्ट कॉस्टिक सोडा विलयन मिल जाता है। हाँ, यदि किसी खाद्य पदार्थ में मंड है तो आप इसका आसानी से परीक्षण कर सकते हैं। अब नीचे हमारा आता है क्रियाकलाप 2। मंड के लिए परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए।
इसमें तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंदें डालिए। बेटा चित्र 1.1 में खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखिए। क्या यह नीला काला हो गया है? यह नीला या काला रंग मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। तो आपको ऊपर ये ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से समझना है। नीचे स्क्रॉल करते हैं। यहाँ पे आपको 2 गर्ल्स एंड बॉयज़ बेटा दिख रहे हैं, ये परीक्षण कर रहे हैं टेस्ट। जो आलू है उसका परीक्षण कर रहे हैं, मंड के लिए परीक्षण। तो ये आप घर पे भी इसको करके देख सकते हैं, आपको आसानी से इसका टेस्ट रिज़ल्ट मिल जाएगा। आगे स्टार्ट करते हैं। इन परीक्षण को किसी अन्य खाद्य पदार्थ के साथ दोहराइए और जांच कीजिए कि किसमें मंड है। अपने परीक्षणों को सारणी 1.2 में लिखिए। तो बेटा इसको नोट भी करते जाइएगा अपनी नोटबुक में जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब हम पढ़ने वाले प्रोटीन के लिए परीक्षण। प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लीजिए जिसमें खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है। यदि वह ठोस है तो पहले उसका पेस्ट अथवा चूर्ण बनाने की आवश्यकता होती है। खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा को पीसकर या मसलकर उसके चूर्ण को एक ग्राफ प्रकनली में डाल दें और 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह हिलाएं। अब ड्रॉपर की सहायता से परखलनी में 2 बूंदें कॉपर सल्फेट का विलयन तथा 10 बूंद कॉस्टिक सोडा का विलयन डालिए। चित्र 1.2 में बेटा देख लीजिएगा। अच्छी तरह हिलाकर कुछ मिनट के लिए परखनली को रख दीजिए। आपने क्या देखा? क्या परखनली का पदार्थ, जैसे यहाँ पे कुछ परखनली होती है, कॉस्टिक सोडा ले लिया, कॉपर सल्फेट ले लिया। इस तरीके से आप घर पे भी इसका परीक्षण कर सकते हैं। वैसे आप स्कूल के टीचर भी आपको इसका परीक्षण करवा देंगे। अगर आप खुद से भी करना चाहें तो आप घर पे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते हैं। बैंगनी रंग का हो गया। बैंगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। अब आप इस परीक्षण को किसी दूसरे खाद्य पदार्थ के साथ दोहरा सकते हैं, मतलब जो भी दूसरा खाद्य पदार्थ है उसके साथ आपको दोहराना है। अब हम पढ़ेंगे वसा के लिए परीक्षण। जो हमारा वसा है उसका परीक्षण हम कैसे करेंगे, तो बेटा वो अब हम पढ़ेंगे। तो खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लीजिए। इसमें एक कागज़ के टुकड़े में लपेटकर कूटिए। ध्यान रखिए। अब यहाँ पे बेटा हमारी सारणी आ गई 1.2 खाद्य पदार्थ में उपस्थित पोषक। अब पहले हम देख लेते हैं हमारे खाद्य पदार्थ मंड, प्रोटीन, वसा। जैसे कच्चा आलू, दूध, मूंगफली, बिना पका चावल, चूर्ण, पका हुआ चावल, सूखा नारियल, बिना पकी अरहर की दाल। तो ये हमारे खाद्य पदार्थ है। खाद्य पदार्थ मीन्स जो खाए जा सकते हैं। पकी हुई दाल, किसी सब्जी का एक टुकड़ा, किसी फल का एक टुकड़ा, उबला अंडा, सफ़ेद भाग। तो ये था। अब नेक्स्ट, कागज़ फट ना जाए। अब कागज़ को सीधा कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए क्या इस पर तेल के धब्बे कागज़ को किसी प्रकाश के सामने लाएं। क्या आपको इस धब्बे से होकर आने वाला धुंधला प्रकाश दिखाई देता है? ये भी आप करके देख सकते हैं बेटा। कागज़ पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति दर्शाता है। खाद्य पदार्थ में कभी कभी जल की भी कुछ मात्रा हो सकती है। इस दशा में इन पदार्थों को कागज़ पर धीरे धीरे रगड़िए और कुछ समय के लिए कागज़ को सुखा दीजिए ताकि खाद्य पदार्थ को कुछ जल आया हो तो वह सूख जाए। इसके बाद यदि कागज़ पर तेल का कोई धब्बा ना रहे तो यह पता चल सकता है कि खाद्य पदार्थ में वसा उपलब्ध नहीं है। ये परीक्षण क्या दर्शाता है? क्या वसा, प्रोटीन तथा मंड उन सभी खाद्य पदार्थों में उपस्थित है जिनका आपने परीक्षण किया है? क्या एक खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं? क्या आपने कोई ऐसा खाद्य पदार्थ पाया जिसमें इनमें से कोई भी पोषक तत्व उपलब्ध ना हो? हमने 3 पोषकों को देखा, जैसे प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा के लिए खाद्य पदार्थ का परीक्षण किया जाता है, जैसे विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषक भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थ में उपस्थित रहते हैं। इन सभी पोषकों की हमें क्या आवश्यकता होती है? 1.2 विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं?
तो इसके बारे में पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। वसा से भी ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा मीन्स बेटा फैट होता है। ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे, जानेंगे फ़ैट क्या है, फ़ैट किस किस चीज़ में होता है। अब जैसे कि कार्बोहाइड्रेट भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कह सकते हैं। अब जैसे कि हमारा नीचे कुछ बेटा चित्र बने हुए हैं 1.3 तथा 1.4 में कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्रोत हैं। मतलब ये जितनी भी चीज़ें बनी हुई हैं इन सभी चीज़ों से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, जैसे बाजरा, चावल, गेहूँ, शकरकंद, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम, मक्का। तो इन सभी चीज़ों से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। अब आते हैं मूंगफली, तिल, गिरी, इन सभी चीज़ों से हमें फ़ैट मिलता है, वसा जिसे कहते हैं। और ये मांस, मछली, अंडा वसा के कुछ स्रोत है। पादप स्रोत, जंतु स्रोत, जो मतलब जो जंतुओं से मिलते हैं। पादप स्रोत जो हमें पेड़ पौधों से मिलते हैं। तो ये कुछ हैं। नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो बेटा यहाँ पे हमें जैसे कि कुछ दे रखा है चना, मूंग, सोयाबीन, राजमा, तुअर दाल। तो ये कुछ दालें हैं। दालें किसका स्रोत है ये जानेंगे। और नीचे हमें मांस, दूध, स्क्रॉल करते हैं थोड़ा सा, फिर आपको इधर देख लीजिए विटामिन ए के कुछ स्रोत है। विटामिन ए किस किस में होता है, आम, गाजर, पपीता में होता है। विटामिन बी के कुछ स्रोत हैं, गेहूँ, यकृत, चावल, मतलब जिसमें विटामिन बी मिलता है। नेक्स्ट बी जैसे मांस, मछली, पनीर, अंडे, इनसे हमें कैल्शियम की पूर्ति कह सकते हैं हो जाती है। विटामिन सी हमारा संतरा, टमाटर, अमरूद, मिर्च, नींबू, आंवला में होता है। विटामिन सी के ये स्रोत हैं। और जो ये थे हमारे प्रोटीन के कुछ स्रोत है, पादप स्रोत और जंतु स्रोत। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। अब यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन बन जाएगा कि शरीर वर्धक क्या होता है, शरीर वर्धक भोजन क्या है। तो यहाँ से आप टिक कर सकते हैं, इसको क्वेश्चन बना सकते हैं। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करता है। विटामिन हमारी आँख, अस्थियाँ, दांत, मसूड़ों को स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें से कुछ विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अब यहाँ पे एक हमारा क्वेश्चन बन जाएगा, विटामिन कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं। तो हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आँख को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। विटामिन से भरपूर भोजन, चित्र 1.2 तथा 1.9, जैसे कि यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं। अब हमें सूर्य के प्रकाश से हमें कौन सा विटामिन मिलता है, तो विटामिन डी मिलता है हमें। पालक हो गई, अदरक हो गया, ये आयोडीन के कुछ स्रोत है, फास्फोरस के कुछ स्रोत हैं। नीचे स्क्रॉल करते हैं, लोह के स्रोत क्या हैं, तो दूध हो गया। कैल्शियम के स्रोत, कैल्शियम इन सभी चीज़ों से मिलता है। कुछ खनिज लवणों के स्रोत हैं, ये दूध, अंडा, इनसे खनिज लवण मिलते हैं। नेक्स्ट, हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता होती है। और यहाँ पे हमें विटामिन डी के बारे में बताया गया है कि विटामिन डी हमें किससे मिलता है, तो विटामिन डी हमें सूर्य के प्रकाश से मिलता है। हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। अल्प मात्रा मतलब थोड़ी मात्रा में होती है। थोड़ी, अल्प को ही थोड़ा कहते हैं बेटा। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। विभिन्न खनिज लवणों के कुछ स्रोत के चित्र 1.10 में दर्शाया गया। अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक होते हैं। आपने भी सारणी 1.2 में प्रेक्षणों को लिखित समय इस बात को अवश्य देखा होगा। फिर भी किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक भी दूसरी पोषकों की मात्रा से अधिक हो सकते हैं। उदाहरण, चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध है।
इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशे तथा जल की आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से जाने जाते हैं। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादपों से होती है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत जैसे साबुत अन्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां हैं। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते, फिर भी ये हमारे भोजन का आवश्यक अवयव है और इसका आयतन बढ़ा देते हैं। रुक्षांश बिना पचे भोजन के बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। कुछ अपशिष्ट पदार्थ जैसे कि मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव रूप में लेते हैं, जैसे कि जल, दूध और चाय आदि। इसके अतिरिक्त हम जो भी भोजन पकाते हैं उसमें भी पानी का प्रयोग किया जाता है। आइए देखें, एक टमाटर अथवा नींबू जैसा कोई फल ले, इसे छोटे छोटे हिस्सों में काट ले। क्या ऐसा करते समय आपके हाथ गीले होते हैं? जब भी आपके घर में किसी फल या सब्जी को काटा, छीला या मसला जाता है, ध्यानपूर्वक उसका निरीक्षण करें। क्या ऐसा करते समय आपको किसी ताज़े फल या सब्जी के बारे में पता चला जिसमें पानी की मात्रा नहीं होती? हम देख पाते हैं कि खाद्य पदार्थ में जल होता है। कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। जल की पूर्ति इसी जल से हो सकती है। इसके अतिरिक्त कई खाद्य पदार्थ को पकाते समय हमें उसमें डाल देते हैं। अब जानते हैं संतुलित आहार क्या होता है। तो सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। हमारे शरीर में वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे शरीर में आहार की पोषक मात्रा होनी चाहिए और ना आवश्यकता से अधिक ना आवश्यकता से कम हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश तथा जल भी होना चाहिए। इस प्रकार से हम आहार की मात्रा पूरी कर सकते हैं। क्या आप सोचते हैं कि प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? क्या आप यह भी सोचते हैं कि हमारा संतुलित हमारे शारीरिक कार्य पर निर्भर करता है? एक सप्ताह की अवधि में आप जो भी खाते हैं उसका एक चार्ट तैयार कीजिए। जांच कीजिए कि प्रतिदिन जो भोजन आप करते हैं क्या उसमें पोषक तत्व है, जैसे कि दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित मूंग या चना, किण्वन भोजन, दक्षिण भारतीय भोजन जैसे इडली, आटे का मिश्रण, मिस्सी रोटी, थेपला, अनाज व दालों से बना, केला, पालक, सत्तू, गुड़ उपलब्ध सब्जियों में तथा इसी प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक उपलब्ध कराते हैं। इसीलिए कोई व्यक्ति अल्प व्यय भी संतुलित आहार खा सकता है, उचित मात्रा में ले सकता है। अब यहाँ पे कुछ पहेली है, आप इसको खुद पढ़ लीजिएगा। नीचे आते हैं। पोषक तत्व नष्ट ना हो। क्या आप जानते हैं कि पकाते समय कुछ पोषक नष्ट हो जाते हैं? छिलका उतार कर यदि सब्जियों और फलों को धोया जाता है तो ये संभव है कि उनके विटामिन नष्ट हो जाएं। सब्जियों और फलों की त्वचा में कोई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। चावल दालों को बार बार धोने में उनमें उपस्थित विटामिन भी खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट, हम सभी जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है, इसे पचाने में आसानी होती है। इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्व की हानि भी हो सकती है। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में उसे फेंक दिया जाता है तो कई लाभदायक प्रोटीन तथा खनिज लवण की हानि हो जाती है। बूझों ने सोचा कि हर समय वसायुक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन है। एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसायुक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगा। क्या ऐसा नहीं होता? अंततः उसने तली हुई चीज़ें, समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा आदि प्रचुर वसायुक्त भोजन ही खाया, इसके अलावा कुछ नहीं खाया। क्या आप सोचते हैं कि वह ठीक है? और नहीं तो इसका आप वसायुक्त भोजन खाना हमारे लिए नुकसानदायक भी हो सकता है, तो बहुत हानिकारक हो सकता है। हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण बन सकती है। अब जानते हैं अभावजन्य रोग क्या होते हैं। अभावजन्य रोग, एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो सकती है। यदि यह कमी लंबी अवधि तक रहती है तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो जाता है। एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग तथा विकृतियाँ उत्पन्न कर देता है। वह रोग जो लंबी अवधि तथा पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसके कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे कि वृद्धि का अवरुद्ध होना,
चेहरे पर सूजन, बालों के रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारियां, पेचिश आदि। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही व्यक्ति के आहार में एक लंबे समय तक अनुपस्थित ना रहें तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी। एक व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाएगा, वह इतना दुर्बल हो जाएगा कि उसे चलने में भी असमर्थ होगा। विभिन्न विटामिन और खनिज लवणों के अभाव से विभिन्न रोगों तथा विकृतियां हो सकती हैं। इस अध्याय में हमने स्वयं से यह जानने की कोशिश की है कि विटामिन क्षेत्रों में भोजन में इतनी अधिक विविधता होते हुए भी आहार में पोषक तत्वों का वितरण है कैसे है। तो यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट हमारी एक तालिका है। विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन सी, विटामिन डी, कैल्शियम, आयोडीन, लोह अभावजन्य रोग, इन सभी के कारण होते हैं। लक्षण है ये यहाँ पे जैसे कि कमज़ोर दृष्टि, अंधेरी रात में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से ना दिखाई देना, दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी, मसूड़ों में खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय लगना और अस्थियों में मुलायम होकर मुड़ जाना, कमज़ोर अस्थियां, दंतक्षय, गर्दन में ग्रंथि का फूल जाना और बच्चों में मानसिक विकलांगता और कमज़ोरी। तो ये थे हमारा चैप्टर की एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको समझ में आए होगा। और यहाँ पे कुछ फसई के बारे में, मतलब आपको पता ही होगा कि ये प्रोडक्ट में होता है फसई, खाने पीने की चीज़ों में ये मार्क होता है। तो यहाँ पे हमारे कुछ सारांश पॉइंट हैं, आप इनको भी बहुत ही ध्यान से पढ़ा कीजिए क्योंकि यहाँ पे चैप्टर के मेन पॉइंट्स लिखे होते हैं। और आगे हमारे ये कुछ आपको प्रमुख शब्द दिए हैं, इनसे क्या होता है कि आप इनके बारे में जान सकते हैं तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। संतुलित आहार क्या होता है, बेरी कार्बोहाइड्रेट, ऊर्जा, वसा, खनिज, पोषक, प्रोटीन, रुक्षांश, स्कर्वी, मर्ण, विटामिन, ये क्या चीज़ होते हैं आपको इनको एक लाइन से आपको पता कर लेना तो आपको पता चल जाएगा। वैसे तो आपने चैप्टर की थ्योरी पढ़ी ली है तो आपको पता चल ही गया होगा एंड आप भी थोड़ा सा फोकस दीजिएगा चैप्टर पे तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे हमारे कुछ अभ्यास के क्वेश्चन आंसर जो कि इसकी वीडियो आप इस वीडियो के बाद देखेंगे तो प्लीज़ इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। एंड इस क्वेश्चन के, जैसे कि हमने कहा कि इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा एंड कमेंट कर दीजिएगा प्यारा सा। कुछ मिस्टेक है तो उसे भी बता दीजिएगा कि आपने ये नहीं बताया। सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। एंड लास्ट में हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। ई लिखना भूल गए तो लास्ट में अलग से लिख दिया। एंड कर लेना, प्लीज़ कर लेना।